बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर यानी एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इस कर्व को का एरिया हमें फाइंड करने के लिए पहले तो इसको रफली प्लॉट करना होगा, तो उसके बाद ही हम इसको लिमिट फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो कर्व का इक्वेशन है, गिवन कर्व का इक्वेशन वो लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। अब हम इसके सिमेट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे ट्रेस करने के लिए देखेंगे कर्व सिमेट्री किसके अबाउट है। सिमेट्री तो सिमेट्री हम पहले तो देख लेते हैं कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्यों है वो हम यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं। द कर्व, और बता भी देते हैं, द कर्व इज symmetrical about the initial line। जैसे कि एक्स एक्सिस होती है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इनिशियल लाइन होती है। द इनिशियल लाइन द इक्वेशन, रीज़न क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन, ये रहता है अनचेंज, बदलता नहीं है। अनचेंज्ड व्हेन, जब हम थीटा की जगह पर, इफ थीटा इज पुट फॉर माइनस थीटा, थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा पुट करते हैं तब इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो इक्वेशन नहीं बदलेगा। आप थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखेंगे, इक्वेशन सेम यही आ जाएगा दोबारा। इसका मतलब कर्व जैसा कि ये जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा कर्व, वैसा ही कर्व ये इनिशियल लाइन के नीचे होगा। अभी कर्व क्या होगा हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हम अगला पॉइंट एक और लिख लेते हैं जो सिमेट्री से ही रिलेटेड है। तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखी जाती है, यानी मींस पोल के अबाउट सिमेट्री देखेंगे। तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट पोल एज, क्योंकि अनचेंज रहता है ये, अनचेंज्ड व्हेन आर इज रिप्लेस वाई माइनस आर, यानी आर की जगह अगर माइनस आर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है आर की, अगर आर के यहाँ माइनस आर रखेंगे तो चेंज नहीं होगा। यानी कर्व जो पोल है, जिसे हम ओरिजिन भी बोल देते हैं कभी कभी, तो उसके अगर कर्व इस साइड यानी किसी भी साइड जैसा होगा, तो इसके दूसरी साइड भी कर्व इसी तरीके का भी होगा। अभी हमें कोई आइडिया कर्व का नहीं है। तो इस कर्व को हम लोग पूरा प्लॉट करने के लिए कुछ आइडियाज़ ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट जो सिमेट्रिक हो गए, इनके बाद हम पुट करेंगे आर को ज़ीरो के इक्वल, तो आर स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यूकेशन ऑफ 1 से ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो में ए स्क्वायर जो कि ज़ीरो नहीं है, डिवाइड करने पर कॉस 2 थीटा की वैल्यू में ज़ीरो मिलेगी। और हम लोग जानते हैं कॉस किस एंगल की वैल्यू ज़ीरो होती है, या वो हम कहें प्लस π/2 की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, और माइनस π/2 की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। इस तरीके से कंपेयर करने पर 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/2 के इक्वल आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो
4 आ जाएगा, 2 से इधर डिवाइड करने पर 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको मिल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मिली है ये जो टेंजेंट है कर्व पे अलग अलग पॉइंट पर। द स्ट्रेट लाइन्स थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4 are the tangent to the curve। तो ये देख रहे हैं कि टेंजेंट हैं, और हम जानेंगे इसको कर्व के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि थीटा की वैल्यू हम रखेंगे कर्व में और हमें आर की वैल्यू मिलेगी। इससे कुछ हमको अंदाज मिलेगा कर्व को प्लॉट करने में। जब हम 0 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू ए आ जाएगी जब आर बराबर थीटा बराबर 0 लिखेंगे। हालांकि ये हमें प्लस माइनस ए मिल रही है क्योंकि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा तब। अब यहाँ पर अगर हम पाई बाई 4 लेते हैं, जैसे कि हमारा टेंजेंट भी यहीं पर है, तो पाई बाई 4 जब रखेंगे तो ये 4 2 से कैंसिल हो गए, कॉस पाई बाई 2 मिलेगा। ये प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट पर, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो आर की वैल्यू 0 मिल रही है। तो आर की वैल्यू 0, यानी ये ऑरिजिन, यानी कहना चाहिए कि पोल पर ही हमारा ये टेंजेंट है, ये यहाँ से पता चल गया। अब इतने पॉइंट मिल गए हैं, इसलिए ही प्लॉट कर लेंगे। वैसे तो आप इसको, क्योंकि सिमेट्री मालूम है इनिशियल लाइन के अबाउट, तो आप पाई तक मैक्सिमम देखना है, 2 पाई तक नहीं जाना है। एक ब्रांच आधे से ही काम चल जाएगा। तो पाई अगर रखते हैं तो वैल्यू जो होगी 2 पाई हो जाएगी, और cos 2 पाई की वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं कि होती है cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो कि ए स्क्वायर की वैल्यू फिर दोबारा से प्लस माइनस ए मिल जाएगा। और हम यहाँ पर अगर पाई बाई 2 एक पॉइंट और ले लेते हैं, पाई बाई 2 रखने पर ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको चलिए इतने पॉइंट से ही हमारा काम चल रहा है। हम इस और बहुत फेमस कर्व है, तो इसका हमें ट्रेसिंग याद रखना चाहिए अपने सवाल के लिए। हाँ, अगर कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं तो आप कुछ और पॉइंट भी यहाँ पर लिखेंगे और भी कैलकुलस का यूज़ करते हुए इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो भी रफ़ आइडिया अभी हमें मिला है उस बेस पर, और इसकी जो मैं नॉलेज है जो आप भी करेंगे, ये होता है पोल। और जो पाई बाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आया था टेंजेंट, और इसके जो कि हमें मालूम है 0 और ये पाई बाई 2 के बीच में होता है। ये तो हमारा इनिशियल लाइन होती है जो कि एक्स थीटा इज इक्वल टू 0 होती है, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लाइन होती है। ये ऑरिजिन के करस्पॉन्डिंग पोल होता है हमारा, और उस पूरा एंगल 90 है, इसका हाफ कर दिया तो पाई बाई 4 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का पाई बाई 2 होता है तो इसका हाफ करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4 मिलेगा। तो इन ये दोनों टेंजेंट थे, पीछे हमने देखा था, तो आर बराबर 0 मिला था। तो आर बराबर 0 से हमने फाइंड किया था कि जो हमारा पोल है उस पर टेंजेंट होंगी, और टेंजेंट हो गया टच करते हुए ऐसे कर्व जा रहा होगा। और इनिशियल लाइन के अबाउट, यानी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर कर्व होगा वैसे नीचे होगा। और फिर हमने देखा कि ये 0 जब रखा था थीटा इक्वल टू 0, तब ये डिस्टेंस ए थी, तो इसका मतलब कर्व यहाँ पर आके ये मिलेगा। और बाकी हमारी जैसा ऊपर होगा कर्व वैसे नीचे होगा, इसलिए इस तरीके से बना दिया। और जो पोल है उसके अबाउट भी सिमेट्री है, तो जैसा इस तरफ होगा वैसा इसके दूसरी साइड भी होगा। तो हमें और ज़्यादा कुछ नहीं प्लॉट करना है, इतनी चीज़ें हो गई हमारी। तो ये डिस्टेंस हमें मिली थी ए, आर का थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 थी,
तो इसने हमने प्लॉट किया है। उसके बाद एरिया में फाइंड करना है, तो देखेंगे कि ये इस लूप का एरिया जितना होगा उतना इस लूप का होगा, और इस लूप का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इसके इस पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इससे लिमिट फिर हमें ज़ीरो से लेना होगी, और फिर ज़ीरो से हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगा, इसलिए हमने ज़ीरो से ही लेके इसका एरिया ट्वाइस कर देंगे। और फिर ये भी फाइंड करना होगा क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो एक का एरिया निकालें और 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये चारों एक ही जैसे हैं, तो इसलिए पूरा एरिया लूप का हमें को मिल जाएगा। तो ये लूप इस तरीके से इसका होता है कि इस कर्व का, यानी आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बहुत फेमस कर्व है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर ऐसे ही कर लेंगे। तो द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स कर लेंगे इस एरिया का, जो कि अपर हाफ ऑफ वन लूप है। द एरिया ऑफ अपर हाफ ऑफ वन लूप, और इसकी जो लिमिट है वो हम देख रहे हैं कि 0 से π/4 के बीच में है, जो कि थीटा की लिमिट है 0 से π/4 के बीच में। और पैरामीट्रिक ये पोलर फार्म में इक्वेशन है, तो उसका फार्मूला होता है पोलर फार्म का 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी थीटा एरिया का। तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू ये भी अच्छा है, 1/2 बाहर ले लिया, और इक्वेशन नंबर 1 में आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पर cos 2 थीटा है, डी थीटा यहाँ पर लिख देंगे। 1/2 पहले से बाहर हमने ले रखा है, जो 4 को कैंसिल कर देगा 2 यहाँ पर, तो 2 टाइम्स, और यहाँ पर देखिए 2 थीटा जो एंगल है उसको आप एक ही एंगल में बांध देंगे। तो इस 2 थीटा को एक ही एंगल में बांधने के लिए हमें कुछ इसमें मान लेना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि 2 थीटा जो है वो 5 मान लेते हैं। तो डी थीटा क्या लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, थीटा का डी थीटा और 5 का डी 5, इसलिए डी थीटा बराबर 1/2 डी 5 रख देंगे, लेकिन लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जो हम डायरेक्ट कर देंगे। तो अब 5 की लिमिट हमें लिखना होगी, क्योंकि देखिए थीटा बराबर 0 रखने पे 5 बराबर 0 दिख रहा है, तो रेडली हमने पुट कर दिया। और जब π/4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स, तो π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह पर हम 5 रख देंगे, पुट कर देंगे, और डी थीटा की जगह पर 1/2 डी 5। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ पर बाहर भी लिख देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ पर देखिए कुछ छूट रहा है हमारा, जो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की थी वहाँ ए स्क्वायर भी है, तो ये और पुट कर दें ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को भी हमें यहाँ पर बाहर ले लेना चाहिए था, जो अब ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया की 2a स्क्वायर, 1/2 जो कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है, इसको हमने बाहर भी लिख लिया है, लिमिट 0 से π/2, और सिर्फ सिंपली cos 5 बचा है, जो 5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 2 से 2 ये कैंसिल हो चुका है, और हम लोग जानते हैं cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, 5 है तो 5 लिख दिए, उसकी 5 की जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में चेंज हो रही है, यानी अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 है। तो आप यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखेंगे π/2, फिर बाद में -5 की जगह पर लोअर लिमिट यानी 0 रखेंगे। साइन जो π/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। इस तरीके हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।